Hello students, welcome to your YouTube channel Nursery Classes for Biology. Today I am going to continue the chapter Life Processes of class 10th Biology. अब तक हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस के डेफिनेशन के बारे में पढ़ लिया था। आज लेक्चर 3 में हम लोग फोटोसिंथेसिस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और इसके क्या इवेंट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के, उसके रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं और साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, कहाँ फोटोसिंथेसिस एग्जैक्टली होता है और कैसे ये अपने रॉ मटेरियल्स को ऑब्टेन करता है। इसके बाद हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें कि अमीबा, पैरामीशियम और ह्यूमन न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर लेक्चर 3 फोटोसिंथेसिस। जैसा कि फोटोसिंथेसिस के बारे में हम लोग जान चुके हैं, फोटो मीन्स लाइट, फोटो मीन्स लाइट होता है और सिंथेसिस मीन्स प्रिपेयर करना। तो लाइट के प्रेजेंस में किसी चीज का सिंथेसिस होना। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ CO2 एंड H2O इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। तो सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में जो ग्रीन प्लांट्स हैं, याद रखिए ग्रीन प्लांट्स, नॉन ग्रीन प्लांट्स अनेबल टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड। तो ग्रीन प्लांट्स जो है अपना फूड प्रिपेयर कर लेते हैं और इससे इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल CO2 एंड H2O, क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में। मीन्स ये दोनों चीजें ही जरूरी हैं। तो ये रॉ मटेरियल्स जो है CO2 का और H2O है, फोटोसिंथेसिस के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, ये CO2 H2O और सनलाइट क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ग्लूकोज बना जो कि कार्बोहाइड्रेट है और साइड में ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है एज अ बाय प्रोडक्ट। तो जो रॉ मटेरियल बेसिकली कौन होते हैं, CO2 है, H2O। इसके अलावा मिनरल्स भी पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत सारे मिनरल जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड मैग्नीशियम। तो ये रॉ मटेरियल्स हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस मींस, साइट मींस कि एग्जैक्टली फोटोसिंथेसिस कहां होता है प्लांट्स में। तो जो ग्रीन लीव्स होते हैं उन्हीं में मेसोफिल सेल्स पाए जाते हैं। उस मेसोफिल सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल होता है क्लोरोप्लास्ट, जो कि ग्रीन कलर का प्लास्टिड होता है। क्यों? क्योंकि इसमें ग्रीन कलर पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो इसी क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेल में ये फोटोसिंथेसिस होता है। क्लास 9 में आप लोग सेल और उसके ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़े होंगे, जिसमें आप क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल भी आपने पढ़ा होगा कि बोला जाता है किचन ऑफ द सेल, क्योंकि यहाँ पे फूड प्रिपेयर होता है। और क्यों? क्योंकि इसमें ग्रीन कलर पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जिसकी ये एबिलिटी या प्रॉपर्टी है कि वो सनलाइट को ट्रैप कर लेता है और फूड प्रिपेयर करता है। तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होगा कि किस जगह फोटोसिंथेसिस हो रहा है प्लांट्स में। तो ग्रीन लीफ बेसिकली ऐसे ग्रीन स्टेम में भी होता है, लेकिन मोस्टली जो होता है वो ग्रीन लीफ के मीजोफिल सेल्स। तो जो मीजोफिल सेल्स मतलब फिल मीन्स पत्ती, लीफ, और मीजो मीन्स मिडिल। तो लीफ के बीचों बीच जितने भी सेल्स होते हैं वो सब मीजोफिल सेल्स कहलाते हैं और उन्हीं सेल्स में क्लोरोप्लास्ट होता है और इसी क्लोरोप्लास्ट में पूरा फोटोसिंथेसिस होता है। और क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन कलर पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और यही क्या करता है, सनलाइट को ट्रैप करता है और सिंथेसाइज करता है।
अब ये जो रॉ मटेरियल्स इसके लिए जरूरी है वो कहाँ से मिलते हैं, सोर्स क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है एयर से, इसके अलावा वाटर में जो प्लांट्स हैं तो वो वाटर से भी लेते हैं, और जो लैंड वाले प्लांट्स हैं वो एयर से लेते हैं। वाटर एंड मिनरल्स, मिनरल्स जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, ये सब कहाँ से मिलता है प्लांट्स को? तो सॉइल से। तो वाटर, मिनरल्स ये सब सॉइल से, और CO2 कहाँ से? एयर से मोस्टली। और जो एक्वाटिक प्लांट्स हैं वो वाटर से CO2 लेते हैं। तो अब डिटेल जान लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस में कैसे फूड प्रिपेयर होता है, स्टेप बाय स्टेप कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। तो जो पहला इवेंट्स है, पहला जो स्टेप है वो क्या है? तो भाई सबसे पहले जब हम कोई भी चीज फूड कुक करने जाते हैं तो सबसे पहले एनर्जी की जरूरत पड़ती है। बिना एनर्जी के हम कुक नहीं कर पाएंगे, पका नहीं पाएंगे। वैसे यहाँ पे सिंथेसिस के लिए या प्रिपरेशन के लिए हमें लाइट एनर्जी या एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे चूंकि लाइट एनर्जी है तो क्लोरोफिल जो कि ग्रीन कलर पिगमेंट है वो क्या करता है? लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। तो इवेंट क्या होगा? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। अब ये लाइट एनर्जी जब एब्जॉर्ब कर लेता है क्लोरोफिल, तब इसका यूटिलाइज करता है। तो इस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में, और केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होने के बाद उस केमिकल एनर्जी का यूटिलाइजेशन किया जाता है किसके लिए? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो स्प्लिटिंग मींस क्या होता है? टूटना, ब्रेक डाउन। तो वाटर मॉलिक्यूल्स का टूटना किसमें? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। क्योंकि वाटर जो होता है H2 से बना होता है, जब स्प्लिट करेगा, ब्रेक करेगा, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उसको मिलेंगे। तो अगला स्टेप क्या हो गया? इवेंट क्या हो गया कि लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन, और जब केमिकल एनर्जी बन जाएगा तो उस केमिकल एनर्जी का यूज करके वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक करना, इसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। क्यों? ताकि हम हाइड्रोजन ले सकें। और जब हाइड्रोजन फ्री हो जाएगा तो जो लास्ट स्टेप है वो क्या है? CO2 को रिड्यूस करना। रिड्यूस मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो रिडक्शन मींस क्या हुआ? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी होता है। तो ये हम लोग केमिस्ट्री के पहले चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन मींस कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 है उसमें हाइड्रोजन का एडिशन होना, ताकि वो कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट हो सके, जैसे कि ग्लूकोज। तो ये 3 स्टेप्स हैं मेनली, ये 3 इवेंट्स हैं फोटोसिंथेसिस के। पहला एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के द्वारा लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करना, फिर उस लाइट एनर्जी का कन्वर्जन होना केमिकल एनर्जी में, और उसका यूज करना वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक करने में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। क्यों? ताकि हम हाइड्रोजन उससे फ्री कर सकें, क्योंकि हाइड्रोजन का यूज है किस लिए? ताकि उसी हाइड्रोजन का ऐड करके CO2 में कार्बोहाइड्रेट्स को कन्वर्ट कर सकें। इसके बाद जो ग्लूकोज फॉर्म करेगा, तो जो ग्लूकोज तो अपने लिए यूज करेंगे, उसके बाद भी अगर बचता है ग्लूकोज तो उस ग्लूकोज को वो कन्वर्ट कर देते हैं स्टार्च में, जो कि ये बड़ा मॉलिक्यूल है, लार्जर मॉलिक्यूल है कार्बोहाइड्रेट का। तो ये स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है प्लांट्स जो है। तो प्लांट्स में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है? स्टार्च के फॉर्म में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा है बोर्ड एग्जाम में। और एनिमल में जो स्टोर होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में एक्स्ट्रा ग्लूकोज स्टोर होता है लीवर में, लेकिन प्लांट में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज स्टोर होता है वो स्टार्च के फॉर्म में होता है, जो कि बड़ा मॉलिक्यूल है कार्बोहाइड्रेट का। तो अगला जो है वो कि ये प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते कैसे हैं? भाई सोर्स तो हो गया कि एयर से, लेकिन वो CO2 एयर से लेते कैसे हैं? तो जो लीव्स होता है उसमें बहुत सारे बहुत ही टाइनी पोर्स होते हैं जिनको स्टोमेटा कहते हैं, और वो लीव्स के दोनों सरफेस पे या एक सरफेस पे प्रेजेंट होता है। तो लीव्स के सरफेस पे ये प्रेजेंट होता है, बहुत ही टाइनी पोर्स होते हैं जिनको क्या बोला जाता है? स्टोमेटा।
और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होता है वो इसी लीव्स में इंटर करता है स्टोमेटा के जरिए, जो कि उसके सरफेस में मौजूद होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इंटर्स इनटू द लीव्स ऑफ द प्लांट थ्रू द स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। तो लीव्स के सरफेस जो स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, उसी स्टोमेटा पोर से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इंटर करता है। तो स्टोमेटा क्या है, ये देखिए स्टोमेटा, तो यही टाइनी पोर है, ये जो पोर है टाइनी, इसी को बोला जाता है स्टोमेटा। तो ये देखिए इनर वॉल है, और ये स्टोमेटा कैसे बन रहा है, ये गार्ड सेल्स, तो ये बीन शेप्ड या किडनी शेप्ड सेल्स होते हैं गार्ड सेल्स, और इन्हीं के अरेंजमेंट की वजह से यहां पर पोर बन जाता है, इसको बोलते हैं स्टोमेटा। और ये आउटर वॉल, ये इनर वॉल, और बाकी से साइड में कौन है, एपिडर्मल सेल्स। और इसी गार्ड सेल्स में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट भी होता है, और ये क्या होगा, स्टोमेटा। तो इसी पोर से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर इंटर करता है और O2 बाहर निकलता है। तो ये टाइनी पोर्स को हम क्या बोलते हैं, स्मॉल ओपनिंग्स को, जिसके जरिए क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, इसको स्टोमेटा बोलते हैं। और ये स्टोमेटा जो होता है वो सराउंडेड होता है गार्ड सेल्स। गार्ड सेल क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये जो सेल्स है वो गार्डिंग करते हैं स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग को। तो गार्ड्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। और ये स्टोमेटा को ओपन और क्लोज कैसे करते हैं, तो जब वाटर गार्ड सेल्स में इंटर करता है, व्हेन वाटर फ्लोज इनटू द गार्ड सेल्स, तो गार्ड सेल्स में क्या होता है, जब वाटर अंदर जाता है तो ये स्वेल कर जाते हैं, जब स्वेल करते हैं तो कर्व हो जाते हैं एंड कॉजेस द स्टोमेटा टू ओपन। तो ये जो स्टोमेटा पोर है वो खुल जाता है, कब, जब वाटर अपने एपिडर्मल सेल से ये गार्ड सेल्स लेते हैं, तो इसके अंदर वाटर चला जाएगा गार्ड सेल्स में, गार्ड सेल जब वाटर जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम इंक्रीज करने से स्वेल करेगा, जब स्वेल करेगा तो स्ट्रेचिंग होगा, तो ये कर्व हो जाएगा इनर वॉल। तो कर्व होने की वजह से क्या होगा, स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। और बंद कब होगा, जब ये वापस ये गार्ड सेल क्या करेंगे, लूज करेंगे जब वाटर, तो वॉल्यूम घटेगा तो ये श्रिंक हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा तो ये वॉल लूज हो जाएगी जो इनर वॉल है, और लूज होने की वजह से स्टोमेटा जो ओपनिंग है वो क्लोज हो जाएगी। तो ये था फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है भाई, तो हेटेरो मीन्स ही होता है ऑन अदर्स। तो ये क्या टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड नहीं बना पाता है, क्यों, ड्यू टू लैकिंग ऑफ क्लोरोफिल और एनी अदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। तो इट इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक देयर ओन फूड एज इट लैक्स क्लोरोफिल और एनी अदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। फॉर एग्जांपल ऑल नॉन ग्रीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो फंजाई का ग्रुप भी इसी में आता है। तो ये हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। इट इज ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। ये देखिए हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के टाइप्स, होलोजोइक, सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक। होलोजोइक जो लार्जर एनिमल्स, कॉम्प्लेक्स एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग करते हैं, और यूनिसेलुलर में अमीबा, पैरामीशियम होलोजोइक करते हैं। तो होलोजोइक में क्या होता है कि एनिमल्स वो जो फूड होता है उसका पार्ट इंगल्फ करता है अपनी बॉडी के अंदर, और उसके बॉडी के अंदर क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है और उसका यूटिलाइजेशन होता है। सैप्रोफिटिक में कैसा होता है भाई, जो कि डेड और डिकेइंग मैटर होता है उसी पर ही ऑर्गेनिज्म फीड करता है और उसी से न्यूट्रिशन में पूरा करता है, जैसे फंजाई। तो फंजाई क्या है, सैप्रोफिटिक। तो सैप्रो का मतलब ही होता है क्या, डेड एंड डिकेइंग पे डिपेंड होना। पैरासिटिक मीन्स क्या होता है कि कोई स्मॉल ऑर्गेनिज्म क्या होता है किसी बड़े ऑर्गेनिज्म के साथ रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है, और उस बड़े ऑर्गेनिज्म क्या बोलते हैं, होस्ट, और उसी से न्यूट्रिशन डिराइव करता है। तो ये उस पर डिपेंड तो है, लेकिन उसको बदले में नुकसान पहुंचा रहा है। जैसे कसकटा, इसको अमर वेल कहा जाता है, कसकटा ये पैरासिटिक प्लांट है। इसके अलावा लाइव स्टिक्स जो जुएं होते हैं। तो एस्कैरियासिस जो बीमारी होती है वो एस्कैरिस से होती है, तो वो भी एक तरह का पैरासाइट है। तो
दो तरह के पैरासाइट्स होते हैं, एक सरफेस पे और बॉडी सरफेस पे रहेंगे बाहर तो एक्टो पैरासाइट जैसे लाइस एंड टिक्स, और जो बॉडी के अंदर रहते हैं पैरासाइट्स को एंडो पैरासाइट बोला जाता है। तो जैसे फ्लैट वर्म हो गया, प्लानेरिया हो गया, ये सब क्या है, एंडो पैरासाइट। तो ये क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है। तो सबसे पहले बात आते हैं न्यूट्रिशन अमीबा। तो न्यूट्रिशन अमीबा जो कि प्रोटोजोआ का मेंबर है, और ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, यूकैरियोटिक होता है, और ये जो न्यूट्रिशन करता है वो होलोजोइक टाइप करता है। मीन इसमें फूड का पार्ट क्या करता है, अपने अंदर एंगल्फ करता है, और उसके बाद उसका ब्रेक डाउन होता है ग्रेजुअली, और फिर उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो चूंकि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो ये सिंगल सेल ही पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अपने सेल के अंदर ये क्या करता है, फूड को एंगल्फ करता है। जैसे ही फूड पार्टिकल कांटेक्ट में आता है तो ये फॉल्स फीट, जिसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया, ऐसा ये प्रोजेक्शन ये बना लेते हैं, उसके चारों तरफ घेर लेते हैं, और उसी तरह उस फूड को अंदर एंगल्फ करते हैं। तो जिसके अंदर फूड को एंगल्फ करते हैं उसको क्या बोलते हैं, फूड वैक्यूल। तो फूड वैक्यूल के अंदर इन्होंने फूड को एंगल्फ कर लिया। और फूड वैक्यूल में जब फूड आ जाएगा तो ये साइटोप्लाज्म, क्योंकि ये सिंगल सेल है, याद रखिएगा, ये मल्टी सेलुलर नहीं है, ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। तो इस साइटोप्लाज्म से डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या होंगे, रिलीज होंगे, इस फूड वैक्यूल में जाएंगे और इसको डाइजेस्ट कर देंगे। डाइजेस्ट करने के बाद क्या होगा, इसको ये एब्जॉर्ब कर लेंगे, और उसके बाद फाइनली जो अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ फूड है उसको वो रिमूव आउट कर देता है। तो ये जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है, तो ये 4 बेसिकली स्टेप में होता है, इंजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन एंड ईजेशन। तो 4 स्टेप में कंप्लीट होता है होलोजोइक। तो पहला क्या हो गया, इंजेशन। तो इंजेशन में सिर्फ सिंपली टेक फूड इनसाइड द बॉडी। तो अमीबा लोकलाइज द फूड एंड देन टू एंगल्फ द फूड, एंगल्फ कर लेता है फूड को। कप शेप स्ट्रक्चर, देखिए कप शेप स्ट्रक्चर बना रहा है, उसको क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया और फॉल्स फीट। तो स्यूडोपोडिया की मदद से उसको अंदर ले लेता है, किसके अंदर, फूड वैक्यूल के अंदर, और उसको एंगल्फ कर लेता है। और इसके एंगल्फ, चूंकि ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल एंगल्फ कर रहा है अंदर अपने, तो उसको क्या बोलेंगे, फैगोसाइटोसिस। ठीक है, याद रखिएगा, इसी को क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस भी बोलते हैं। डाइजेशन अगला स्टेप है। डाइजेशन क्या होता है कि सिंपली जो कॉम्प्लेक्स फूड है उसको ब्रेक डाउन करना सिंपलर और एब्जॉर्बेबल फॉर्म में। तो फूड वैक्यूल में सर्टेन एंजाइम्स सेक्रीट होते हैं, वही साइटोप्लाज्म जाते हैं और उस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर वंस में कन्वर्ट कर देते हैं। फूड डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन, मींस वहां से डाइजेस्टेड फूड साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब हो जाएगा डिफ्यूजन प्रोसेस द्वारा, और वो जो सेल है अमीबा का वो अपने एनर्जी रिक्वायरमेंट और रिपेयरिंग रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लेगा, मतलब एसिमिलेट कर लेगा। द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड एंड इज स्प्रेड इन साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म स्प्रेड होगा फ्रॉम वेयर इट इज यूटिलाइज्ड टू प्रोड्यूस एनर्जी, जहां पे वो इस्तेमाल हो जाएगा एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। और फाइनली क्या आ गया, इजेशन, ये लास्ट स्टेप है। तो जो रिमेन्स होता है, जो अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ फूड होता है, वो सेल मेम्ब्रेन के पास जाता है और वैक्यूल और सेल मेम्ब्रेन रप्चर करता है एंड द फूड इज थ्रोन आउट एंड देन अगेन मेम्ब्रेन इज फॉर्म। फिर रप्चर करके बाहर निकलेगा वेस्ट प्रोडक्ट जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है फूड का, और उसके बाद फिर से मेम्ब्रेन रिपेयर हो जाएगा। तो ये अमीबा का। पैरामीशियम में भी देख लेते हैं। पैरामीशियम भी ये प्रोटोजोआ का मेंबर है, ये भी प्रोटोजोन है, और इसकी चारों तरफ सरफेस क्या है, वॉल पे चारों तरफ सीलिया है, स्मॉल ब्रश लाइक स्ट्रक्चर है सीलिया। तो ये एक थोड़ा सा इवॉल्व होता है अमीबा से। अमीबा क्या होता है, कहीं भी उसका बॉडी सरफेस कांटेक्ट में आता फूड तो वहीं से स्यूडोपोडिया मदद से बना लेता था और एंगल्फ करता था, लेकिन कोई स्पेसिफिक साइट नहीं था फूड एंगल्फ करने का। लेकिन पैरामीशियम के केस में एक स्पेसिफिक साइट होता है, ये माउथ, इसको गलेट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, गलेट, GULLET, गलेट। तो ये फूड कहीं भी कांटेक्ट में आएगा, ये सीलिया के कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स के द्वारा वो फूड क्या होता है, धीरे 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 इस गलेट के पास पहुंचता है और तब जाके वहां से इंटर करता है किसमें, फूड वैक्यूल में। तो ये फूड वैक्यूल में जाता है, फिर वही सेम प्रोसेस है जैसा अमीबा में होता है, लेकिन इसमें एक चीज कॉमन यूनिक होती है, उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि अमीबा में कोई स्पेसिफिक साइट नहीं था फूड एंगल्फ करने का या इनटेक करने का, लेकिन
पैरामीशियम में थोड़ा सा डेवलपमेंट हो गया है, इवॉल्व हो गया है कि वो एक पर्टिकुलर साइट से ही फूड को इनटेक करता है। तो पैरामीशियम जो है वो यूनिसेलुलर एनिमल है जो कि वाटर में रहता है, और हेयर लाइक कॉल्ड सीलिया। तो इंजेक्शन में पैरामीशियम सीलिया का यूज करते हुए फूड को स्वीप करेगा वाटर से, और उसके बाद अपने माउथ के पास ले जाएगा। उसके बाद डाइजेशन होगा, फिर एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और फिर फाइनली इजेशन। तो ये पैरामीशियम का था। अब जो मेन आते हैं वो ह्यूमन बींग्स, जो कि इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग। तो ह्यूमन बींग न्यूट्रिशन जो होता है वो होलोजोइक होता है। होलोजोइक मीन्स कि इसमें भी देखिए 4 स्टेप्स: इंजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन, इजेशन। तो ये 4 स्टेप्स में इंजेशन मीन्स टेकिंग इन ऑफ फूड, डाइजेशन breaking down of complex food into simpler absorbable form, assimilation means utilization of digested food from the body, और egestion means क्या होगा, removing undigested part of food from the body। तो ये जो न्यूट्रिशन होता है ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा होता है ह्यूमन के अंदर, और ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, 2 पार्ट से बना होता है। पहला क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल, जो कि ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, 9 मीटर ऑलमोस्ट अप्रोक्स 9 मीटर लॉन्ग ट्यूब होता है, हॉलो ट्यूब होता है, और स्टार्ट होता है माउथ और एंड होता है एनस। तो माउथ टू एनस ये कंटिन्यूअस लॉन्ग हॉलो ट्यूब होता है, इसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल या गट, GUT, गट भी इसको कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल को। और दूसरा पार्ट है एसोसिएटेड ग्लैंड्स। तो कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड, लीवर, पैंक्रियाज। उसके अलावा इनर वॉल में भी ग्लैंड्स होते हैं, जैसे इंटेस्टाइन के वॉल में होता है इंटेस्टाइनल ग्लैंड, और स्टमक के वॉल, इनर वॉल में ग्लैंड्स होता है, इसको बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो ये सारे क्या है, मेनली ग्लैंड हैं। और सबसे बड़ा जो ग्लैंड होता है वो क्या होता है, लीवर होता है। ये 1.5 to 1.8 kg वेट होता है लीवर का। तो लार्जेस्ट ग्लैंड है लीवर, याद रखिएगा। तो अब आ जाते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये रहा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। आप लोग 7th या 8th में भी ये डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा दिया हुआ है 7th या 8th क्लास में। तो ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है, आप देख सकते हैं। ये कंटिन्यूअस जो ट्यूब है माउथ, ये पूरा माउथ से ये इसोफेगस, ये स्टमक, फिर स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन का हिस्सा ये वाइड स्मॉल इंटेस्टाइन। पूरे एलिमेंट्री कैनाल में सबसे लंबा जो पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, अप्रॉक्स 6.25 मीटर का होता है, सबसे लंबा पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। लेकिन फिर भी इसको स्मॉल बोला जाता है, क्यों? क्योंकि इसकी डायमीटर कम होती है। तो डायमीटर कम होने की वजह से इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन फिर उसके बाद है। तो लार्ज इंटेस्टाइन लंबाई तो छोटी होती है, लेकिन सर डायमीटर क्या होता है, ज्यादा होता है स्मॉल के अपेक्षा, इसीलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन, फिर ये रेक्टम और ये एनस। तो ये पूरा जो कंटिन्यूअस जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है इसी को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। और एसोसिएटेड ग्लैंड में जैसे लीवर हो गया, इधर पैंक्रियाज और इधर सलाइवरी ग्लैंड। तो ये एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं। तो ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो कि एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड से बना होता है। अब एलिमेंट्री कैनाल के जो पार्ट्स हैं जैसे माउथ, और फिर यहाँ कॉमन जो ये फेरिंग्स, फिर इसोफेगस या फूड पाइप को क्या बोलते हैं, इसोफेगस बोलते हैं, स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, और ये रेक्टम, और लास्ट में एनस। तो ये एलिमेंट्री कैनाल के पूरे पार्ट्स हैं सीक्वेंस वाइज। अब आ जाते समझ लेते हैं डाइजेशन ऑफ फूड का पूरा क्या मैकेनिज्म है या फिजियोलॉजी, कि कैसे डाइजेशन होता है फूड का। तो सबसे पहला स्टेप आता है इंजेशन। तो ह्यूमन बींग में फूड जो इंजेस्टेड होता है थ्रू द माउथ, तो फूड इज इंजेस्टेड थ्रू द माउथ, द फूड इज put into the mouth with the help of hands. So simply intake of food inside the
माउथ। तो माउथ के अंदर केवल फूड को लेना ही क्या कहलाता है, इंजेशन। अगला स्टेप क्या है, डाइजेशन। और सबसे पहले डाइजेशन हम कहाँ पढ़ते हैं, माउथ में। तो माउथ से स्टार्ट हो जाता है डाइजेशन, याद रखिएगा, डाइजेशन स्टार्ट्स एट माउथ। तो माउथ से ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, माउथ में स्टार्ट होता है डाइजेशन ऑफ फूड बिगिंस इन द माउथ। तो जो टीथ है वो क्या करता है, फूड को स्मॉल पीसेस में काटता है और ग्राइंड करता है, फिजिकल डाइजेशन करता है टीथ। तो इससे उस फूड की सरफेस एरिया बढ़ जाती है ताकि इसका डाइजेशन इजी हो सके। तो इसीलिए हम उसको ग्राइंड करते हैं बहुत प्रॉपरली, ताकि जितना स्मॉल सरफेस एरिया में वो उतना ही अच्छा उसका डाइजेशन होगा। अगर नहीं होगा तो फिर डाइजेशन में प्रॉब्लम होता है। इसके अलावा माउथ में ही सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जो कि सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं, जो कि वाटरी लिक्विड होता है, जिसको लार बोलते हैं हिंदी में। तो इसमें क्या होता है, एंजाइम प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेज। याद रखिएगा, इसमें जो एंजाइम है सलाइवरी अमाइलेज, जो कि स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। स्टार्च का एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है जो कि हम प्लांट सोर्स से लेते हैं, जैसे आलू हो गया, राइस हो गया, व्हीट हो गया, ये सब क्या है, ब्रेड हो गया। तो ये सब स्टार्च के सोर्सेस हैं। तो उस स्टार्च को किस में कन्वर्ट करता है, माल्टोज में। ये स्मॉलर कार्बोहाइड्रेट है। तो माल्टोज क्या है, शुगर एक तरह का, तो ये मीठा लगता है। इसीलिए चावल या चूड़ा कुछ भी खाने के बाद थोड़ी देर तक चबाते जब रहते हैं तो उसके बाद वो मीठा मीठा लगने लगता है। क्यों? क्योंकि जो स्टार्च था वो माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो है सबसे पहले माउथ में डाइजेशन स्टार्ट होता है, और किस फूड सबस्ट्रेट का होता है, तो कार्बोहाइड्रेट, कौन सा, स्टार्च, और किस में होता है, माल्टोज में। और ये कौन सा एंजाइम करता है, सलाइवरी अमाइलेज। तो ये सलाइवा हो गया, और इसका जो पीएच होता है, सलाइवा का जो पीएच होता है वो 6.8 पीएच होता है। और ये जो पीएच होता है वो इस एंजाइम की एक्टिविटी के लिए सुटेबल होता है। और जो टंग क्या करता है, वो मिक्स करता है सलाइवा को, फूड से मिक्स करने में हेल्प करता है, ताकि वो जो सलाइवा में जो लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस होता है वो उसके इंगल्फ करने में हेल्प करता है। तो माउथ में डाइजेशन स्टार्ट हो गया लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, इनकम्प्लीट है। अब ईसोफेगस, ईसोफेगस में कोई भी डाइजेशन नहीं होता क्योंकि वहां फूड स्टे नहीं करता है, वो लिंक होता है, जैसा कि आपने डायग्राम में भी देखा है। तो ये फूड जो है, जो डाइजेस्टेड थोड़ा सा हो चुका है, वो माउथ से पास करते हुए कहां से जाता है, स्टमक में, ईसोफेगस से होते हुए। और ये जो मूवमेंट हो रहा है फूड का इनसाइड द ईसोफेगस, या पूरे एलिमेंट्री कैनाल में जो मूवमेंट हो रहा है फूड का, तो वो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स की वजह से हो रहा है। तो एक कोऑर्डिनेटेड वे में हो रहा है, और इसी मूवमेंट को क्या बोलते हैं, पेरिस्टालसिस या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो सिंपली क्या बोलते हैं, पेरिस्टालसिस। कैसा है ये मूवमेंट, तो फूड का मूवमेंट पूरे एलिमेंट्री कैनाल में होता है, कैसे, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, इसी को बोलते हैं पेरिस्टालसिस। तो ये स्टमक में आ गया। तो स्टमक और इसोफेगस के बीच में क्या होता है, स्फिंक्टर मसल होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो स्फिंक्टर मसल क्या करता है, वो एग्जिट या एंट्री ऑफ फूड को कंट्रोल करता है, कि फूड धीरे धीरे स्टमक में जाए या स्टमक से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाए। तो ऐसा एज ए बल्क में फूड ना इंटर कर जाए, तो इसीलिए उसके एग्जिट या एंट्री को कंट्रोल करने के लिए स्फिंक्टर मसल होते हैं, जो सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल से बने होते हैं। तो स्टमक में फूड आ जाता है, स्टमक जो जे शेप्ड होता है, और स्टमक वॉल्स में क्या होते हैं, 3 ट्यूब्यूलर ग्लैंड्स होते हैं, जिसको गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं, और जो भी गैस्ट्रिक जूस रिलीज करता है। ये गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है, 3 सब्सटेंस होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, एंजाइम, पेप्सिन, एंड लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस म्यूकस। तो ये एंजाइम पेप्सिन जो है वो एक्टिव फॉर्म है, लेकिन एक्चुअल में वो इनएक्टिव फॉर्म में स्टोर भी होता है और रिलीज भी होता है, जिसको बोलते हैं पेप्सिनोजेन। तो वो इनएक्टिव फॉर्म होता है। तो ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, दैट इज व्हाई इट इज स्टोर्ड एंड रिलीज्ड इन इनएक्टिव फॉर्म कॉल्ड पेप्सिनोजेन। ये पेप्सिनोजेन के फॉर्म में स्टोर भी होता है और रिलीज भी होता है, और जैसे ही वो एसिड के कांटेक्ट में आता है वो एक्टिव हो जाता है, पेप्सिनोजेन से पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड देखिए ये एसिडिक मीडियम देता है, क्योंकि माउथ का जो पीएच था 6.8 था, लेकिन जैसे स्टमक में फूड आया
तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो फूड के मीडियम को कैसा कर दिया, एसिडिक, और यही एसिडिक मीडियम किसके लिए जरूरी है, सुटेबल है, फॉर द एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन। तो पेप्सिन के एक्शन के लिए वो फैसिलिटेट करता है, सपोर्ट करता है, और वो प्रोटीन की डाइजेशन स्टार्ट कर देता है। तो जैसे ही पेप्सिनोजेन जो इनएक्टिव फॉर्म है पेप्सिन का, वो कांटेक्ट में आता है HCl के, वो एक्टिव हो जाता है, जिसको बोलते हैं पेप्सिन, और उसके बाद प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है स्मॉल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स में, जिसको पेप्टोन्स कहते हैं। तो म्यूकस का क्या काम है, म्यूकस स्टमक के वॉल को प्रोटेक्ट करता है, कि जैसे चूंकि ये HCl है और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और इसका pH 1.5 से 2 होता है pH, तो आप समझ सकते हैं कितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा ये। तो ये वॉल को भी ये डैमेज कर सकता है, लेकिन ये म्यूकस की कोटिंग के वजह से उस पर ना तो HCl कोई इफेक्ट होता है और ना ही एंजाइम पेप्सिन का। तो इस तरह से म्यूकस जो है वो स्टमक के वॉल को बचाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से भी, और एंजाइम पेप्सिन से ही बचाता है। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फंक्शन हो गया, एंजाइम पेप्सिन का जो कि कन्वर्ट कर रहा है प्रोटीन को पेप्टोन्स में, ब्रेक कर रहा है, और म्यूकस स्टमक के वॉल को प्रोटेक्ट करता है पेप्सिन से भी और HCl से भी। और HCl के इसके अलावा ये तो मेन फंक्शन हो गया कि एसिडिक मीडियम ये देता है, इसके अलावा विटामिन मिनरल्स के डिसोल्यूशन में हेल्प करता है, और बैक्टीरिया अगर अंदर चला जाता है तो उसको भी किल करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब जो डाइजेस्टेड फूड है गोज फ्रॉम स्टमक इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है, अभी पूरा डाइजेस्ट हुआ नहीं है, तो ये स्टमक से कहां चला गया, इंटेस्टाइन। तो ये पार्शियली है, ये पार्शियली डाइजेस्टेड फूड देन गोज फ्रॉम द स्टमक इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अब स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होता है, तो स्टमक से पार्शियली डाइजेस्टेड फूड कहां आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, लगभग 6.5 मीटर होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत ही नैरो होता है, क्योंकि इसका डायमीटर बहुत ही कम होता है, और क्वाइल के फॉर्म में वो अरेंज होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट होता है। याद रखिएगा ये साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स का, फैट्स का, सबका डाइजेशन कंप्लीट होता है। तो याद रखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो रिसीव करता है दो ग्लैंड्स के सेक्रीशंस को, लीवर और पैंक्रियास। तो लीवर से रिलीज होता है बाइल जूस, और पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस। लीवर से बाइल जूस और पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस रिसीव करता है, सेक्रेटेड बाइल, जिसमें जो ग्रीनिश येलो होता है, लिक्विड मेड इन द लीवर एंड स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर में याद रखिएगा सिर्फ स्टोर होता है, बनता नहीं, बनता लीवर में, लेकिन गॉल ब्लैडर स्टोर करता है इसलिए ताकि जब जब जरूरत हो तब तक वो उसको रिलीज करे। अगर गॉल ब्लैडर नहीं होगा तो लीवर में जो बाइल बनेगा तुरंत वो इंटेस्टाइन में रिलीज भी होता रहेगा। तो चाहे फूड हो चाहे फूड ना हो, तो ऐसे ही रिलीज होता रहेगा, इसलिए वेस्ट भी हो जाता है। लेकिन गॉल ब्लैडर होने से क्या होता है, वो कंट्रोल करता है कि जब जब फूड आएगा इंटेस्टाइन में तभी वो रिलीज करेगा बाइल को। बाइल के जो होते हैं बेसिकली दो फंक्शंस होते हैं। पहला तो जो स्टमक से फूड आ रहा है वो एसिडिक मीडियम होता है, और इंटेस्टाइन में जितने भी एंजाइम्स पाए जाते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम, वो एसिडिक मीडियम में काम नहीं करते हैं। तो जब तक फूड का पीएच अल्कलाइन नहीं होगा तब तक कोई भी एंजाइम उस पर काम नहीं करेगा, चाहे वो पैंक्रियास से आने वाले पैंक्रियाटिक एंजाइम्स हो, चाहे इंटेस्टाइन से निकलने वाले जो उसके इंटेस्टाइनल जूस है उसमें जो एंजाइम्स हैं जो कि कंप्लीट करते डाइजेशन, वो भी काम नहीं करेंगे। तो इसीलिए सबसे पहले क्या होता है, इस बाइल का जो फंक्शन है कि जो फूड आ रहा है स्टमक से एसिडिक, उसको अल्कलाइन में करना, तभी एंजाइम्स जो है पैंक्रियाटिक हो चाहे इंटेस्टाइन के हो उस पर काम कर पाएंगे, क्योंकि वो एसिडिक मीडियम में काम नहीं करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइल सॉल्ट्स क्या करता है, जो फैट होता है उसको ब्रेक करता है स्मॉल ग्लोब्यूल्स में, ताकि उसका इजीली डाइजेशन हो सके एंजाइम से। तो जो फैट होता है उसको तो आप ब्रेक नहीं कर पाएंगे अपने, ना तो वो ग्राइंड कर पाएंगे आप,
तो ये जो बाइल सॉल्ट होता है वो फैट के बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स को स्मॉल ग्लोब्यूल्स में करता है ताकि सरफेस एरिया इंक्रीज हो सके और तब एंजाइम्स पे इजीली उस पे एक्ट करके डाइजेस्ट कर सके। तो एंजाइम्स के फंक्शन के लिए फूड का जो मीडियम है एसिडिक उससे अल्कलाइन में होना जरूरी होता है। पैंक्रियास सेक्रेट पैंक्रियाटिक जूस दैट कंटेन्स एंजाइम्स लाइक पैंक्रियाटिक अमाइलेज, इसमें भी अमाइलेज होता है लेकिन पैंक्रियाटिक अमाइलेज जो कि स्टार्च को ब्रेक करता है। ट्रिप्सिन होता है जो कि प्रोटीन डाइजेस्टिंग है, जो कि प्रोटीन डाइजेस्ट करता है। और लाइपेज जो होता है वो लिपिड, तो जो इमल्सिफाइड फैट्स है उसको डाइजेस्ट करना है। इमल्सिफाइड फैट्स मतलब जिस फैट्स पे बाइल का एक्शन हो चुका होता है। तो जो बाइल सॉल्ट है जिस फैट्स को वो स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करता है उसको बोलते हैं इमल्सिफाइड फैट्स, और प्रोसेस को क्या बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। तो इमल्सिफिकेशन प्रोसेस के जरिए क्या होता है, जो बड़े बड़े लार्जर फैट ग्लोब्यूल्स हैं वो स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और उसी स्मॉल ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट्स क्या बोलते हैं इमल्सिफाइड फैट्स, और इस प्रोसेस क्या बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स के बाद आपको क्या मिलता है इमल्सिफाइड फैट्स, और उसी इमल्सिफाइड फैट्स को लाइपेज ब्रेक करता है। वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड्स विच सेक्रेट इंटेस्टाइनल जूस। तो अभी मैंने आपको शुरुआत में मैंने बताया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल में भी ग्लैंड्स होते हैं, इसको क्या बोलते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड, और जो कि जूस होता है उसको बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूस। तो इंटेस्टाइनल जूस भी बोलते हैं, सकस एंटेरिकस भी बोलते हैं। इंटेस्टाइनल जूस को क्या बोलते हैं सकस एंटेरिकस। और इसमें जो एंजाइम होता है वो फाइनली प्रोटीन को सिंपलेस्ट फॉर्म अमीनो एसिड में कर देता है, कार्बोहाइड्रेट जितने भी कॉम्प्लेक्स वो सिंपलेस्ट में करता है ग्लूकोज में, फैट्स को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। याद रखिएगा ये डाइजेस्टेड फॉर्म में है, प्रोटीन अमीनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट्स कोई भी ग्लूकोज रफेज को छोड़कर जो कि सेलुलोज से बना होता है, तो सेलुलोज को छोड़कर बाकी जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो कन्वर्ट होंगे किसमें ग्लूकोज में, फैट्स जितने भी आप लेते हैं ऑयल फैट्स वो फैटी एसिड ग्लिसरॉल में। तो इससे डाइजेशन क्या होता है कंप्लीट हो जाता है, और जो लार्जर मॉलिक्यूल होते हैं वो स्मॉल सॉल्युबल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। और एब्जॉर्प्शन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्प्शन भी होता है फूड का। तो उसके इनर सरफेस, स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर सरफेस में क्या होता है बहुत ही फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होता है, बहुत ज्यादा इसको बोलते हैं विलाई, विच इंक्रीजेस सरफेस एरिया फॉर रैपिड एब्जॉर्प्शन। तो ये विलाई जो होता है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो कि सरफेस एरिया बढ़ा देता है एब्जॉर्प्शन के लिए, तो जो डाइजेस्टेड फूड है उसको एब्जॉर्ब ज्यादा से ज्यादा हो सके। डाइजेस्टेड फूड जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल से क्रॉस होकर कहाँ जाता है ब्लड में, और ब्लड के जरिए हमारे सेल्स तक पहुंच जाता है। उसके बाद एसिमिलेशन, ब्लड डाइजेस्टेड फूड को ले जाता है और सारे बॉडी सेल टिश्यूज को एब्जॉर्ब करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, और एनर्जी और नए टिश्यूज और ओल्ड टिश्यूज को रिपेयर करने में उसका यूटिलाइजेशन हो जाता है। तो एसिमिलेशन। लास्ट जो है इजेशन। तो एसिमिलेशन में क्या हो रहा है सिंपली यूटिलाइजेशन हो रहा है, जो सिंपलेस्ट फॉर्म आया है सबका वो सब यूटिलाइज किया जा रहा है नए सेल्स बनाने के लिए या रिपेयर करने के लिए या एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए। तो ये जो यूटिलाइजेशन है उसी को बोलते हैं एसिमिलेशन। लास्ट स्टेप क्या है इजेशन। तो अनडाइजेस्टेड जो पार्ट ऑफ फूड है जो अनएब्जॉर्ब है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, जहां उसमें भी विली होता है जो कि वाटर को एब्जॉर्ब करता है, अगर एक्स्ट्रा वाटर होता है तो उस अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ फूड में। उसके बाद वो वहां से मूव करके चला जाता है रेक्टम, और रेक्टम से फिर एनस से ये बाहर चला जाता है। तो एनस जो है वो भी स्फिंक्टर मसल से बना होता है जो कि ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करता है एनस के। तो ये देखिए एग्जिट ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल इज सेपरेटेड बाय द एनल स्फिंक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनल स्फिंक्टर जो है वो कंट्रोल करता है वेस्ट मटेरियल के एग्जिट को। तो वो ओपनिंग और क्लोजिंग जो होता है वो स्फिंक्टर मसल से या एनल स्फिंक्टर के जरिए होता है। इसके अलावा एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिलीज होते हैं, और इन्हें बायो कैटलिस्ट कहा जाता है। बायो कैटलिस्ट क्यों, क्योंकि ये लिविंग बीइंग में जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है उसमें एज ए कैटलिस्ट यूज होते हैं, क्योंकि ये लिविंग बीइंग में हो रहा है इसलिए इसको बायो कैटलिस्ट। तो जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं उसको ये कंट्रोल करते हैं। और ये रहा स्फिंक्टर, ये सर्कुलर मसल्स होते हैं स्ट्रक्चर जो कि फूड के मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, और ये क्लोज रहते हैं, जब जरूरत पड़ता तभी वो ओपन होते हैं और फिर क्लोज जाते हैं।
तो बहुत सारे गट में स्फिंक्टर्स हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगा आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। थैंक यू।